इसमें देखो लिखा है एक वस्तु 21 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर पहले जीवा पर फिर वृत्तीय पथ पर चलता है। इस स्थिति में दूरी और विस्थापन की क्या कीजिए, गणना कीजिए। समझना ये है कि पहले जो कण है वो आपकी त्रिज्या पर एक वस्तु 21 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, पहले जो वस्तु है 21 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, पहले वह जीवा पर चलता है फिर जाके वह वृत्तीय पथ पर चलता है। देखो यहां फिगर में है, यहां से यानी गति शुरू किया है तो पहले ये जीवा पर चला है, यहां देखो जीवा पर गया है, इसके बाद ये वृत्तीय पथ पर चला है। तो कह रहा है इसकी दूरी और विस्थापन निकालिए। तो पहला मेरा सेंस ये रहेगा कि अगर मुझे ये जीवा की लंबाई पता हो जाए तो इन दोनों जीवा की लंबाई पता करके यहां से यहां तक ये वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो यहां से यहां तक की वृत्तीय पथ की लंबाई पता कर लेंगे। फिर जीवा की लंबाई ये और ये जीवा की लंबाई और ये वृत्तीय पथ की लंबाई जोड़ देंगे तो हमें टोटल दूरी निकल जाएगा। टोटल दूरी निकल जाएगा। तरीका तो यही है। हाँ सर, पहले ये जीवा की लंबाई पता करें। ठीक है, पता करते हैं, ध्यान से सुनो। इसी फिगर में निकल जाएगा, कुछ करना नहीं है, अलग से फिगर नहीं भी बनाएंगे। ये देखो, हम जानते हैं किसी भी वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो सब आपस में बराबर होती है। तो सुनो, मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक ये वृत्त की त्रिज्या है। देखो यहां से यहां तक ये वृत्त की त्रिज्या है, मैं इसको लिख लेता हूं आर से, यानी इस त्रिज्या को किससे लिख लेता हूं, आर से। तो वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है तो ये भी कितना हो जाएगा सर, आर ही होगा। सर ये कितना होगा, तो सर ये भी आर होगा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सर ये आर आर बराबर हो गया। डन, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि जब ये दो भुजा ये आपस में बराबर होती है तो इन दोनों भुजाओं के माने यह भुजा इस भुजा के बराबर है। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास ऐसा कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में अगर ये दो भुजा आपस में बराबर होती है तो इस भुजा के सामने वाले ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं बोलूं इस भुजा के सामने का यह कोण 60 है तो तुम बोलोगे इसके सामने का ये कोण भी कितना होगा, 60। तो बोलो इसके सामने का, देखो इस भुजा के सामने का यह कोण 60 है तो इस वाले भुजा के जस्ट सामने ये कोण है, ये भी बोलो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सर 60 हो गया। और हम पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यह कोण और यह कोण तीनों मिला के 180 होता है। तो ये 60 और ये 60 120 हो गया। तो बोलो ये कितना बचेगा, 60। अभी तो 180 होगा तो इसका मतलब सर ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो अब देखो ये त्रिभुज के ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60, ये भी 60। त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। हाँ सर ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो सर क्या ये तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, तो हाँ हो जाएंगे। जब तीनों कोण आपस में बराबर है तो इसके सामने की तीनों भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा और ये आर है तो बोलो ये भी क्या होगा, आर। तो देखो हमको इसकी लंबाई पता चल गई, आर। ऐसे ही ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी क्या हो गया, आर। पता चल गया कि ये जीवा की लंबाई क्या हो गई, आर, और यहां से यहां तक ये जीवा की लंबाई कितनी हो गई, आर। और आर की वैल्यू पहले से दे रखा है 21 सेमी। ले लो, ये आर का मान क्या दे रखा है, 21 सेमी। पता चल गया। सर अब हमको जीवा की लंबाई तो मिल गया, अब हमको ये चाप की लंबाई चाहिए। सुनो, चाप की लंबाई निकालने के लिए तुम्हें फार्मूला बताया गया, ये चाप की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला बताया गया। क्या फार्मूला बताया गया है चाप की लंबाई के लिए? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। देखो ना, ये कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण, ये कोण ऐसे चाप बटे होता है त्रिज्या। चलो सर ये पूरा ये परिधि, ये इतना बड़ा, ये वृत्त का इतना बड़ा, ये वृत्त का ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये पूरा लंबाई केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? तो देखो यहां से यहां तक की लंबाई केंद्र पर ये कोण बनाती है। कितना? ये वाला कोण बनाती है। ठीक है सर, ये कोण कितना होगा? तो हमें पता चल गया है कि यहां से यहां तक ये 60 है, फिर यहां से यहां तक ये भी कितना है, 60 है। क्यों? अभी त्रिभुज पढ़े होंगे, अभी पढ़े हो ना कि ये 60 है तो ये भी हुआ है 60, ये भी कितना हुआ है, 60 है। तीनों 60-60 हुए है ना। गौर करो भाई, अभी पढ़े हो, बोलना नहीं है तुम्हें, गौर करना है। अभी पढ़े हो, इसके तीनों कोणों का मान कितना हो गया? ये भी 60 हो गया है, ये भी 60, देखो यहाँ पे भी हो गया 60। ऐसे ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 60। तो अब आप देखो ये 60 और ये 60 ये मिलके 120, ये पूरा कोण हमारा कितना हो गया, 120। तो ये पूरा गोल, अगर पूरा ऐसे गोल होता तो 360 होता। तो ये पूरा 360 में से ये वाला इतना कोण, ये इतना कोण, ये इतना कोण हमें 120 मिल गया। तो बोलो ये वाला कितना बच जाएगा, 240 डिग्री हो गया।
तो इसका मतलब कोण की वैल्यू हो गया 240 डिग्री बराबर चाप, हमें चाप के यहां से यहां तक की लंबाई नहीं पता है तो लिख लेते हैं चाप की लंबाई n, और त्रिज्या को लिखते हैं r से, r की वैल्यू है। हम जानते हैं कभी भी कोण अकेला होता है तो उसे रेडियन में रखते हैं, डिग्री में नहीं रखते हैं। तो ये 240 डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, ये रेडियन में बदल जाएगा। और ये l की वैल्यू पता नहीं है, और r होता है त्रिज्या हमारा 21 सेमी दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका 240, सॉरी काट दो ना, ऐसे काट दो ऐसे, ये 0 से 0 कट गया, 6 से काट दोगे, 6 चौको 24, ये 6 त्रिक 18, और पाई का मान होता है 22/7। अब बराबर हो गया l बट्टे हो गया 21। ये देखो 3 सत 21 से 21 कट गया, तो ये बोलो l की वैल्यू क्या निकल गया, 22 चौको 88 सेंटीमीटर। बोलो आ गया। इसका मतलब कि यहां से यहां तक ये वृत्त की लंबाई कितना निकल के आ गया, 88 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है दूरी और विस्थापन निकालिए, तो पहले यहां निकालेंगे दूरी निकालो। यहां से यहां तक चलेगा तो कितना सेमी दूरी तय करेगा सर, 21। फिर यहां से यहां तक जाएगा तो सर 21, फिर यहां से घूम के यहां तक आएगा तो सर कितना तय करेगा, तो 88। ये पूरा जोड़ के देखो आ गया 130 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, बस दूरी हो गई। अब मुझे विस्थापन निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए क्या कंसेप्ट है, विस्थापन कैसे निकालोगे? हम विस्थापन के लिए क्या देखना है, वस्तु स्टार्टिंग कहां से किया है, बी से, ऐसे चलते 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 गया, फिर लास्ट में उसी बिंदु पे वापस आ गया। इसका मतलब वस्तु का प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी सर कितना होता है, तो 0 हो गया। दूरी हो गया 130 सेंटीमीटर और विस्थापन कितना हो गया, 0। आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगा दें। ये देखो, हम पढ़े हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसे वृत्त हो और इसके वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया हो, r, यानी केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और वृत्त की ये त्रिज्या कितना दे दिया हो, r, तो ये r होगा, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो ये r और ये r मिलकर टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2r, और इसी 2r को वृत्त का व्यास कहते हैं, जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जीवा का नाम वृत्त का व्यास होता है, और वृत्त के व्यास की जो लंबाई होती है वह 2r होती है। अब सुनो, यहां क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है, दिए गए चित्र में 2 कण x और y दोनों बिंदु A से गति प्रारंभ कर रहे हैं। यानी एक कण आपका x है और दूसरा ये कण क्या है, y। दोनों ये बिंदु A से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कह रहा प्रारंभ करके ये बिंदु D तक जाते हैं, यानी ऐसे चलते हुए ऐसे ये दोनों कण ऐसे चलते हुए बिंदु D तक आते हैं। कह रहा कण x वृत्तीय पथ पर चलता है, यानी जो कण x है देखो वृत्तीय पथ पर ये यहां से होके आता है, और जो कण y है ये खटभुज, अंदर देखो लिखा है खटभुज, A B C D, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा। ये खटभुज के ऐसे भुजा पर ऐसे चलता है। x किस पे चलता है, वृत्त के परिधि पर, और y किस पे चलता है, खटभुज के भुजा पर ऐसे, ये, और दोनों कहां भाग के आते हैं, D पर। तो कह रहा है दोनों कणों के विस्थापन का अनुपात क्या होगा, यानी x और y जो कण है इन दोनों के विस्थापन का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं, x कहां से कहां तक गया है सर, x ऐसे घूमता हुआ A से कहां तक गया है, D तक। तो A से D तक जाने का सबसे छोटा रास्ता ऐसे सीधे भागा, ऐसे, ये इसका केंद्र है। तो आप खुद देख लो ना, A से D तक जा रहा है, तो ये वृत्त खुद देखो, ये पूरा वृत्त 2 भागों में नहीं बांट जा रहा है, बोलो भाई। और वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली जीवा का नाम होता है वृत्त का व्यास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कण x A से D तक जाएगा तो A से D तक जाने का एक रास्ता ऐसे घूम के आएगा, दूसरा का सीधे भाग जाएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन रास्ता है, ऐसे घूम के आएगा वो कि सीधा वाला, तो सर सीधा वाला सबसे छोटा रास्ता है, तो इसी का नाम है विस्थापन, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। तो सर यही विस्थापन होगा, हाँ। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो अभी सर बताया 2r। तो देखो x के विस्थापन को rx से लिखे, ये आ गया 2r हो गया। अब y वाला देखो, y वाला भी देखो, पहले यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां आ रहा है, फिर यहां से यहां आ रहा है, ये भी D पे ही आ रहा है। तो D पे इस y को A से D तक जाने के 2 रास्ते, एक तो ऐसे घूम के आएगा और दूसरा ऐसे सीधे आएगा। तो इन दोनों में सर छोटा वाला रास्ता कौन है, ये सीधा वाला। इसका मतलब सीधा जो रास्ता है वो क्या है, यहाँ वृत्त का व्यास बन गया है, और इसकी लंबाई कितनी हो जा रही है, 2r। तो कह रहा है इन दोनों का अनुपात क्या होगा, rx बट्टे ry कितना होगा। rx की वैल्यू भी हमको मिला है 2r और ry की वैल्यू है 2r।
2r से 2r एक बार में कट जाएगा, तो इसका अनुपात हो गया एक समान, एक आंसर हो गया। बस क्लियर, क्लियर हो गया। अब ये सुनो, अगर हमारे पास ऐसे कोई वर्ग है, जरा फील करो, ये वर्ग है, अगर इस वर्ग के बीचों बीच में कोई बिंदु ले ले, इस बिंदु का कोई नाम दे देते हैं, सपोज करो ए बी सी डी, कुछ भी रख लो, मान लो नाम रख लो पी। मैं पूछूं इस वर्ग के भुजा की यहां से यहां तक की लंबाई ए है, फिर यहां से यहां तक ये भी लंबाई क्या है, ए है। तो मैं पूछूंगा कि इस बिंदु P का निर्देशांक तुम्हें निकालना है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो बिंदु P है ये एकदम वर्ग के बीचों बीच में स्थित है, ठीक है सर। निर्देशांक निकालना होता है तो हम यहाँ से पहले x पे लंब डालते हैं, x अक्ष पर, फिर किस पे लंब डालते हैं, y अक्ष पर। तो सर यहाँ P वाले में x का मान पहले लिखेंगे, तो x का मान क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो मान होगा वह x का होगा, उसके बाद y का मान यहाँ से यहाँ तक जो ये मान होगा ये y का होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये मान कितना होगा, तो सर पूरा यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई a है तो ये वाला आधा लंबाई क्या होगा, a/2। ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a है तो ये आधा कितना होगा, तो a/2। तो सर इसका निर्देशांक निकला है तो पहले x वाला लिखे, तो x वाला पहले क्या है, a/2 है, फिर ये y वाला क्या है आपका a/2, इसका निर्देशांक ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन, हाँ इसका निर्देशांक सिर्फ होगा, वह नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा घुमा लो, इधर नहीं हो पा रहा है, बस रहने दो यार, छोड़ दो, छोड़ दो। दिख रहा है कि साफ नहीं दिख रहा है, इसीलिए तुमसे कहते हैं यहां देखा करो। ठीक है, अब देखो तो सर अगर इस P का निर्देशांक निकालना हो तो क्या कैसे निकालेंगे निर्देशांक, तो देखेंगे इस P के लिए x पे कितना दूरी चले, तो देखो x पे यहां से यहां तक चले, x पे ये x पे दूरी चले तो ये कितना है, a/2, तो a/2 लिख लो। फिर यहां से y पे कितना चले, तो ऊपर चलते हैं, ये दूरी y की होती है, तो y पे कितना चले, a/2, तो a/2 लिख लो। अगर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है तो x अक्ष की दिशा बताने के लिए कैप I लगाते हैं, y अक्ष की दिशा बताने के लिए कैप J लगाते हैं, बस ये। अब इससे साफ तौर इतना मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये हुआ, अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा, बात सिर्फ सुन लो क्योंकि इतना हर चीज में नहीं आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बात सुन लो क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई पता है, जाहिर सी बात है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इससे क्लियर हो गया, अगर ए भुजा वाला कोई वर्ग हो और उसके बीचों बीच में कोई बिंदु स्थित हो तो उसका निर्देशांक a/2, a/2 हो जाएगा। ऐसे देखो, और जानते हैं आप घन होता है ना, घन, उसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए चित्र में, यहां देखो ऊपर दिख रहा है ना, कह रहा है दिए गए चित्र में भुजा ए वाले घन में, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन में दिए गए चित्र में ये भुजा ए वाला हमारे पास एक घन है, यानी हमारे पास ये एक घन दिया गया है, इसके भुजा की लंबाई क्या दिया है, ए, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। कह रहा है ABOD, एक क्या है, ABOD, ये भी एक वर्ग है, भले वर्ग जैसा नहीं दिख रहा है बट ये वर्ग ही होता है, वर्ग। अब इसमें बताओ बीचों बीच में यहाँ एक बिंदु G है, जरा गौर करोगे। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस G का निर्देशांक क्या होगा, तो सर अभी बताए हैं कि घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग जैसे होता है और वर्ग के बीचों बीच में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक होता है a/2, a/2। तो ये हो जाएगा a/2, हो जाएगा a/2। अभी डायरेक्शन में नहीं ले रहा हूं, दिशा में नहीं दिया। अब देखो, अब दूसरा क्या दिया, कह रहा है ABOD, ए गो फलक है, इसका नाम देखो क्या है, ए गो फलक, सॉरी ABOD, इसके बीचों बीच में G है, G का निर्देशांक निकल गया। अब कह रहा है दूसरा फलक BEFO, ये वाला फलक है, थोड़ा सा ये H ऊपर हो गया है, ये H हमारे पास लगभग यहां होना चाहिए क्योंकि ये वर्ग है ना, तो यहां होना चाहिए H, ये H होना चाहिए। तो ये देखो, ये भी तो एक तरह का ये वाला वर्ग है, ये देखो ये भी तो वर्ग है आपका ये वाला, तो H का निर्देशांक पूछेंगे तो सर a/2 हो जाएगा, a/2 हट यार, a/2 हो जाएगा a/2। सर डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि विस्थापन सदिश पूछ रहा है, सर डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, आसान तरीका, जो बिंदु आप लिए होंगे इस बिंदु पे से लंब डाल दोगे, XY पे जो अक्ष पड़ेगा इसके पास उस पे लंब डालो। अब देखो
जाहिर सी बात है ये बिंदु के पास में एगो अक्ष आपका ये वाला पड़ रहा है, ये देखो, ये देख लो, खुद ही देखो, इस बिंदु के, ये बिंदु है, इसके पास एगो ऐसे आगे जाने पे एक अक्ष ये पड़ रहा है और नीचे आने पे एक अक्ष ये पड़ रहा है। फिर सुन, इसी पे थोड़ा गौर करना है, ज्यादा नहीं। यहां से इधर जा रहे हैं तो हमें ये अक्ष पड़ रहा है और नीचे आ रहे हैं तो ये अक्ष पड़ रहा है। तो एक्स अक्ष की दिशा के लिए कैप आई, वाई अक्ष की दिशा के लिए कैप जे लगाते हैं और जेड अक्ष की दिशा के लिए कैप के लगाते हैं सर, ठीक है। अब सर इसका निर्देशांक निकालना होगा तो सर निर्देशांक लिखते वक्त ध्यान क्या रहे, पहले एक्स का लिखते हैं, फिर वाई का, फिर किसका लिखते हैं, जेड का। सर एक्स और जेड दो ही आया होगा तो पहले किसका, पहले एक्स का, फिर बाद में लिखेंगे जेड का। तो अब आप देखोगे इस जी में कौन कौन अक्ष आया है, तो हम देख रहे हैं सर एक्स अक्ष आया, यहां जा रहे हैं तो जेड अक्ष आया है। तो पहले एक्स अक्ष के लिए क्या लगा लेंगे, कैप आई, तो ये कैप आई। सर फिर वाई अक्ष के लिए क्या लगा लेंगे, कैप के, तो यहां हो जाएगा कैप के। इसका मतलब सर जी का निर्देशांक क्या निकल गया, तो जी का निर्देशांक हमारा निकल गया, जी का ऐसे, जी का निर्देशांक निकल गया a/2 आई कैप, उसके बाद a/2 के कैप, ऐसे निकल गया है। अब देखो हमको चूंकि स्थिति सदिश निकालना है तो इस बिंदु तक जाने के लिए हमें दो डायरेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले एक्स अक्ष की दिशा में a/2 चलना है और जेड अक्ष की दिशा में a/2 कैप के, यानी एक्स अक्ष की दिशा में a/2 और जेड की दिशा में भी a/2, तो टोटल कितना चले, तो बीच में प्लस लगा दो, आ गया जी। अब मुझे h का निर्देशांक निकालना होगा तो क्या करोगे सर, h का निर्देशांक सेम वही तरीका, a/2 यहां लिख लेंगे हम, a/2 ये कहां चला, तो यहां से इस पे लंब डाल दो और इसके पास यहां अक्षों पे लंब डालो, तो यहां पे लंब डाल रहे हैं तो क्या आया है j, तो पहले लगा दो j कैप, उसके बाद यहां लंब डाले हो तो क्या आया है k, तो लगा दो कैप के, बीच में प्लस लगा दो। चूंकि विस्थापन सदिश हमें निकालना है तो विस्थापन सदिश कैसे निकलेगा, वस्तु का प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है, गौर करो, वस्तु का प्रारंभिक स्थिति, यहां देखो वस्तु का प्रारंभिक स्थिति g है और अंतिम स्थिति h है, तो g से लेके h तक का जो विस्थापन होगा वही विस्थापन सदिश होगा। तो इसका मान निकालने का तरीका, अंतिम बिंदु में से, माने जहां आप गए हो वहां में से प्रारंभिक वाला घटा दो, यानी अंतिम पोजीशन माइनस प्रारंभिक पोजीशन, यानी यहां से किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसमें से आप ये घटा दो, विस्थापन निकल जाएगा। तो यहां लिख लेंगे विस्थापन की वैल्यू, आराम से यहां लिखो विस्थापन, h में से g घटाओ, बोलो h का निर्देशांक क्या है सर, a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप। इसमें से क्या घटाना है, तो बोलोगे सर a/2 आई कैप प्लस a/2 k कैप, ऐसे घटाना है। तो ये आपका हो जाएगा a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप, माइनस कोष्टक खोलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, a/2 आई कैप माइनस a/2 k कैप। अब a/2 k कैप यहाँ प्लस में या माइनस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ a/2 और a/2 है तो यहाँ से कॉमन ले लो a/2, तो यहाँ बचेगा j कैप और माइनस क्या बचेगा i कैप, हो गया। ये विस्थापन सदिश ये हो गया, ये विस्थापन सदिश ये। लेकिन अगर विस्थापन सदिश का परिमाण पूछेगा तब, ये तो हो गया, परिमाण अगर पूछेगा इसका मान तो क्या करोगे सर, a/2 लिख देंगे और अंडर रूट में यहाँ j का गुणांक एक है तो 1 का वर्ग करेंगे, यहाँ i का गुणांक -1 है तो -1 का वर्ग कर देंगे, परिमाण निकालना होगा तो -1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा a/2, -1 का वर्ग 1 ही होगा और 1 का वर्ग 1, तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, तो √2 मीटर। सिर्फ विस्थापन सदिश पूछेगा तो इतना मीटर आंसर हो गया, विस्थापन सदिश का परिमाण पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो डन हुआ, क्लियर। कह रहा है दिए गए क्षेत्र में कण ए तथा बी का विस्थापन कितना होगा। ध्यान से देखो, कण ए का विस्थापन निकालना है, कण ए के लिए, ये कण ए है, कण ए के लिए देखो, कण ए के लिए, कण ए का प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु पे है, कण ए का प्रारंभिक बिंदु कहां पे है, 0, कण ए का प्रारंभिक बिंदु 0 है, सॉरी 0। ये रास्ता नहीं है, ये कण के जाने का रास्ता नहीं है, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ का प्रारंभिक बिंदु कहां पे है, 0 पे, तो मैंने 0 लिख लिया।
और कण ऐसे, कण का जब ग्राफ खींचा गया तो ये कण का ग्राफ यहां पे पहुंच गया। और मैंने देखा है जब कण यहाँ पे, कण का ग्राफ यहाँ पे जब इंड हुआ तो मैंने देखा कि कण कितना दूरी चल चुका था। तो मैंने देखा इस पे अक्षों पे लंब डालो, क्योंकि दूरी इस एक्स और वाई पे ही रहती है। पहले इस कण का ग्राफ का पहला सिरा 0 पे है, स्थिति 0, और लास्ट वाला सिरा यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से इसकी दूरी क्या है। तो भाई एक्स अक्ष पे है तो मान लेते हैं इसकी दूरी एक्स है। सिंपल तरीका। यानी इस कोण का ग्राफ ऐसे होने का मतलब कि इस कोण का पहला वाला सिरा 0 पे है और दूसरा अंतिम वाला सिरा कहाँ पहुंच गया, एक्स पे। यानी प्रारंभिक स्थिति ये और अंतिम स्थिति ये। अंतिम स्थिति आपका हो गया एक्स। तो अगर मैं पूछूंगा कि इस कण ए का विस्थापन कितना होगा, कण ए का विस्थापन, तो अंतिम में से ये प्रारंभिक घटा दोगे, एक्स में से 0 घटा दोगे, क्या मिल गया, एक्स आ गया, एक्स। अब देखो कण बी के लिए देखो, कण बी का ग्राफ हमारा ऐसे खींचा गया, ये कण बी का ग्राफ खींचा गया। तो कण बी के ग्राफ का पहला वाला सिरा यहाँ कहाँ पे है, इस कण बी के ग्राफ का पहला सिरा हमारा 0 पे है और लास्ट वाला सिरा इसका देख रहा है कहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे अक्ष पे लंब डाल के देख रहा है तो कहाँ पहुंच गया है, एक्स पे। यानी इसका अंतिम सिरा एक्स पे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि कण बी का प्रारंभिक स्थिति 0 और अंतिम स्थिति कहाँ हो गया, एक्स पे। मैं पूछूंगा किसी कण के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका विस्थापन कितना हुआ, तो एक्स में से 0 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। हम देख रहे हैं कण ए का विस्थापन x है तो b का भी क्या है, x। यानी a और b दोनों का विस्थापन आपस में क्या है, बराबर है। आंसर खत्म। a और b का विस्थापन क्या होगा, तो हम बोलेंगे कण a और b दोनों का विस्थापन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी क्या है, वही है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का भी मान देखो सेम ही है। इसका मतलब कण ए और बी दोनों का विस्थापन क्या है, समान है। क्लियर हो गया।